हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करूंगी, मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ वेरीफाइंग अ पेशेंट्स आइडेंटिटी बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन। मतलब दवा देने से पहले रोगी की पहचान सत्यापित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। क्या पूछा है हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि दवा देने से पहले रोगी की पहचान सत्यापित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो बताइए क्या होगा प्राथमिक उद्देश्य। जब आप रोगी को दवा देते हैं तो उसकी पहचान करना क्यों जरूरी है, बताइए क्या है उसका प्राथमिक उद्देश्य। तो चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा टू इंश्योर एक्यूरेट बिलिंग, मतलब सटीक बिलिंग सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन बी है हमारा टू प्रिवेंट मेडिकेशन एरर्स एंड इंश्योर सेफ्टी, मतलब दवा त्रुटियों को रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन सी कहता है हमारा टू रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेशन टाइम, मतलब प्रशासन समय को कम करने के लिए। ऑप्शन डी कहता है टू कंप्लीट विथ हॉस्पिटल विजिटर पॉलिसीज, मतलब अस्पताल आगंतुक नीतियों का पालन करने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दवा त्रुटियों को रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। किसके लिए, दवा त्रुटियों को रोकने के लिए और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। क्वेश्चन में पूछा था दवा देने से पहले रोगी की पहचान सत्यापित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताइए। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट मेडिकेशन एरर्स एंड इंश्योर सेफ्टी, मतलब दवा त्रुटियों को रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। दवा त्रुटियों का मतलब हुआ कहीं ऐसा ना हो जाए किसी पेशेंट की दवा किसी और पेशेंट को मिल जाए, तो इसलिए दवा त्रुटियों को रोकने के लिए और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ताकि पेशेंट की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है व्हाई इज इट क्रिटिकल टू चेक द 5 राइट्स बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग अ मेडिकेशन, मतलब दवा देने से पहले 5 अधिकारों की जांच करना क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए क्यों महत्वपूर्ण है। कौन से 5 अधिकार हैं, बताइए जल्दी। कौन से 5 अधिकार हैं, 5 अधिकार की जांच करना क्यों महत्वपूर्ण है दवा देने से पहले। तो चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टू इंश्योर द राइट पेशेंट ड्रग डोज रूट एंड टाइम, मतलब सही रोगी, दवा, खुराक, मार्ग और समय सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन बी कहता है हमारा टू सिंप्लीफाई फार्मेसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब फार्मेसी इन्वेंट्री प्रबंधन को सरल बनाने के लिए। ऑप्शन सी कहता है टू रिड्यूस पेशेंट डिस्कम्फर्ट, मतलब रोगी की असुविधा को कम करने के लिए। ऑप्शन डी कहता है टू मॉनिटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, मतलब पोषण स्थिति की निगरानी के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में, दवा देने से पहले 5 अधिकारों की जांच करना क्यों महत्वपूर्ण है। क्या क्या महत्वपूर्ण है बताइए, वो 5 अधिकार क्या हैं, जल्दी बताइए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके 5 अधिकार क्या है, टू इंश्योर द राइट पेशेंट ड्रग डोज रूट एंड टाइम, मतलब राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम, राइट रूट। ठीक है, मतलब सही रोगी, दवा, खुराक, मार्ग और समय सुनिश्चित करने के लिए। क्या हो जाएगा, सही रोगी, दवा, खुराक, मार्ग और समय सुनिश्चित करने के लिए, मतलब सही रोगी होना चाहिए, सही दवा होनी चाहिए, सही खुराक होनी चाहिए और सही मार्ग होना चाहिए और सही टाइम होना चाहिए। ठीक है, ये 5 अधिकार हैं। ठीक है, आपके पास कोई पेशेंट है, आप उसको दवा देने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उसका नाम पता होना चाहिए, कौन सा पेशेंट है, कौन सा रोगी है। फिर उसकी दवा पता होनी चाहिए, कौन सी दवा देनी है। फिर उसकी खुराक भी पता होनी चाहिए कि कितनी खुराक देना है। ठीक है, फिर उसका मार्ग भी पता करना है कि कौन से मार्ग से देना है, IV मार्ग से देना है या ओरल मार्ग से देना है या कौन से मार्ग से देना है। ठीक है, ये पता करना जरूरी है। और मेन इम्पोर्टेंट होता है समय पता करना, ये भी जरूरी है। ठीक है, एक ही समय पर 2 बार दवाई नहीं दे सकते हैं, तो समय पता करना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है व्हाट साइंटिफिक प्रिंसिपल अंडरलाइज द यूज ऑफ अ स्लो आईवी पोस्ट फॉर सर्टेन मेडिकेशंस। मतलब कुछ दवाओं के लिए धीमे आईवी पोस्ट का उपयोग करने के पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है। क्या पूछा है हमारे क्वेश्चन में पूछा है कुछ दवाओं के लिए धीमे आईवी पोस्ट का उपयोग करने के पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है। तो बताइए क्या है वैज्ञानिक सिद्धांत। जो मतलब जब भी आप कभी धीमे आईवी पोस्ट करते हैं, जो भी इंजेक्शन देते हैं आप धीरे धीरे देते हैं ना, कोई भी एंटीबायोटिक अगर आप देते हैं तो कोई भी डॉक्टर जो होते हैं वो कभी आपको नहीं बोलेंगे कि एंटीबायोटिक दे रहे तो उसको एकदम से पुश कर देना है या स्पीड में दे देना है, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। तो बताइए धीमे आईवी पोस्ट का उपयोग करने के पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत क्या होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा इट इनहेंसेस ड्रग एब्जॉर्प्शन। मतलब यह दवा अवशोषण को बढ़ाता है। ऑप्शन बी कहता है हमारा इट प्रिवेंट्स वैस्कुलर इरिटेशन एंड एडवर्स रिएक्शंस। मतलब यह संवहनी जलन और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं को रोकता है। ऑप्शन सी कहता है हमारा इट रिड्यूसेस द नीड फॉर मॉनिटरिंग। मतलब यह निगरानी की आवश्यकता को कम करता है। ऑप्शन डी कहता है इट इंश्योर्स रैपिड ड्रग मेटाबॉलिज्म। मतलब यह तेजी से दवा चयापचय सुनिश्चित करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर बताइए आप क्या होगा, जल्दी बताइए। ज्यादातर लोगों का इसका राइट आंसर पता होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इट प्रिवेंट्स वैस्कुलर इरिटेशन एंड एडवर्स रिएक्शंस। मतलब यह संवहनी जलन और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं को रोकता है। क्या करता है, यह संवहनी जलन और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं को रोकता है। ठीक है, बताइए आईवी पुश धीरे धीरे क्यों करते हैं। जब भी कोई आईवी इंजेक्शन देते हैं आप तो उसे धीरे धीरे पुश क्यों करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा यह संवहनी जलन और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं को रोकता है। मतलब संवहनी जलन मतलब जब भी आप एंटीबायोटिक देंगे किसी पेशेंट को तो वो जलन करता है। ठीक है, अगर आप उसे स्पीड में देंगे तो वो उसको पेशेंट को बहुत ज्यादा जलन करेगा और पेशेंट को वोमिटिंग हो सकती है, पेशेंट को चक्कर भी आ सकते हैं, पेशेंट को और भी रिएक्शन हो सकते हैं। तो उन सब चीजों को रोकने के लिए हम आईवी पुश धीरे धीरे करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है हाउ शुड अ नर्स एडमिनिस्टर अ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन टू मिनिमाइज पेन। मतलब दर्द को कम करने के लिए नर्स को सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कैसे देना चाहिए। बताइए दर्द को कम करने के लिए नर्स को सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कैसे देना चाहिए। बताइए कैसे देते हैं आप सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। बताइए आप कैसे देते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बता दीजिए कैसे देते हैं आप इंजेक्शन। तो चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा बाय इंजेक्टिंग क्विकली विदाउट पिंचिंग द स्किन। मतलब त्वचा को चुटकी किए बिना तेजी से इंजेक्शन लगाकर। ऑप्शन बी कहता है हमारा बाय पिंचिंग द स्किन एंड इंजेक्टिंग एट अ 45 to 90 डिग्री एंगल। मतलब त्वचा को चुटकी लेकर और 45 से 90 डिग्री के कोण पर इंजेक्शन लगाकर। ऑप्शन सी है बाय यूजिंग अ लार्ज गॉज नीडल। मतलब बड़े गेज की सुई का उपयोग करके। ऑप्शन डी है बाय इंजेक्टिंग इनटू अ मसल। मतलब मांसपेशी में इंजेक्शन लगाकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाय पिंचिंग द स्किन एंड इंजेक्टिंग एट अ 45 to 90 डिग्री एंगल। मतलब त्वचा को चुटकी लेकर और 45 से 90 डिग्री के कोण पर इंजेक्शन लगाकर। चुटकी लेना मतलब जहां आप इंजेक्शन लगा रहे हैं। जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो होता है वो कहाँ लगता है, ज्यादातर इंसुलिन देखे होंगे किसी पेशेंट को। अगर आप इंसुलिन लगाते हैं तो वो आप पेट में लगाते होंगे। तो पेट में थोड़ा पकड़ना है आपको, जहां आप इंजेक्शन लगा रहे हैं चुटकी जैसे पकड़ना है और उसके बाद इंजेक्ट करना है। ठीक है,
पहले पकड़ना है और उसके बाद इंजेक्शन को इंजेक्ट करना है, डायरेक्ट नहीं लगा देना है। अगर आप पकड़ेंगे नहीं तो आपको सही पोजीशन नहीं मिलेगी, इसलिए सबसे पहले आप पकड़ेंगे उसके बाद ही आप लगा पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट लगा देंगे, पकड़ेंगे नहीं तो पेशेंट को दर्द होगा। तो ऐसा करना है आपको कि पेशेंट को दर्द भी ना हो और इंजेक्शन आराम से लग जाए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पकड़ना है, जिस जगह पे आप लगा रहे हैं वहां पर पकड़ना है, उसके बाद ही इंजेक्ट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, व्हाट इज द रोटेशनल फॉर रूटिंग इंजेक्शन साइट्स फॉर इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इंसुलिन प्रशासन के लिए इंजेक्शन स्थलों को घुमाने का तर्क क्या है। बताइए, इंसुलिन प्रशासन के लिए इंजेक्शन स्थलों को घुमाना तर्क क्या है। बताइए क्या तर्क है घुमाने का। घुमाने का क्या तर्क है। जब आप इंजेक्शन लगाते हैं किसी पेशेंट को तो आप पहले उसको रोटेट करते हैं, जो उसकी वायर जो होती है उसको रोटेट करते हैं, उसके बाद ही इंजेक्शन लगाते हैं। मतलब उसके बाद ही आप सिरिंज में लोड करते हैं उस इंजेक्शन को। तो बताइए इसका तर्क क्या है। तो चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ई कहता है हमारा, टू प्रिवेंट लिपोडिस्ट्रोफी एंड इंश्योर कंसिस्टेंट एब्जॉर्प्शन। मतलब लिपोडिस्ट्रोफी को रोकने और सुसंगत अवशोषण सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन बी कहता है हमारा, टू रिड्यूस द नीड फॉर पेशेंट एजुकेशन। मतलब रोगी शिक्षा की आवश्यकता को कम करने के लिए। ऑप्शन सी कहता है हमारा, टू सिंप्लीफाई डॉक्यूमेंटेशन। मतलब दस्तावेजीकरण को सरल बनाने के लिए। ऑप्शन डी कहता है हमारा, टू मिनिमाइज ड्रग पोटेंसी। मतलब दवा की शक्ति को कम करने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी बताइए, आप लोगों को पता है इसका आंसर तो जल्दी बताइए। जिन जिन को इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आप आंसर बताइए क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। टू प्रिवेंट लिपोडिस्ट्रोफी एंड इंश्योर कंसिस्टेंस एब्जॉर्प्शन। मतलब लिपोडिस्ट्रोफी को रोकने और सुसंगत अवशोषण सुनिश्चित करने के लिए। इसके लिए लिपोडिस्ट्रोफी को रोकने के लिए और सुसंगत अवशोषण सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, Why is it essential to monitor a patient's vital sign after administering a new medication? मतलब नई दवा देने के बाद रोगी के महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करना क्यों आवश्यक है। बताइए क्यों आवश्यक है। जब आप किसी रोगी को कोई नई दवाई देते हैं, जो दवाई उसने कभी ली ना हो, और आप वो दवाई देते हैं, मान लीजिए आप कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन दे रहे हैं और उस पेशेंट ने कभी आपसे वो दवाई ली नहीं है, तो उस पेशेंट की जांच करना क्यों जरूरी है। बताइए दवा देने के बाद उस पेशेंट की जांच करना क्यों जरूरी है। जब भी आप कोई पेशेंट को नई दवाई देते हैं तो उसके महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करना क्यों आवश्यक है। मतलब उसके वाइटल साइन लेने की आवश्यकता क्यों है। बताइए जब भी उसके वाइटल साइन क्यों देखना जरूरी है। बताइए। तो चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है हमारा, टू इंश्योर एक्यूरेट बिलिंग। मतलब सटीक बिलिंग सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन बी कहता है हमारा, टू डिटेक्ट एडवर्स रिएक्शंस और साइड इफेक्ट अर्ली। मतलब प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं या दुष्प्रभावों का जल्दी पता लगाने के लिए। ऑप्शन सी है हमारा, टू रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेशन टाइम। मतलब प्रशासन समय को कम करने के लिए। ऑप्शन डी है, टू कंप्लीट विथ हॉस्पिटल डेकोरेशन स्टैंडर्ड्स। मतलब अस्पताल सजावट मानकों का पालन करने के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर भी आपको पता है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। बताइए क्यों करना चाहिए महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी। बताइए क्यों करना चाहिए महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी जब आप कोई नई दवाई देते हैं किसी पेशेंट को। तब जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी बताइए, क्वेश्चन को पढ़िए पहले फिर आंसर दीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए फिर ऑप्शन को पढ़िए फिर उसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। टू टू डिटेक्ट एडवर्स रिएक्शन और साइड इफेक्ट अर्ली, मतलब प्रतिकूल प्रक्रियाओं या दुष्प्रभावों का जल्दी पता लगाने के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं का दुष्प्रभावों का पता लगाने के लिए। ठीक है, प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं या दुष्प्रभावों का जल्दी पता लगाने के लिए। अगर पेशेंट को कोई रिएक्शन होता है, कोई साइड इफेक्ट होते हैं, तो उस चीज का जल्दी पता लग जाएगा। मॉनिटर से, वाइटल साइन से जल्दी पता चल जाएगा कि पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, वो सब पता चल जाएगा। ठीक है, वाइटल साइन लेने से। तो इसलिए नई दवाई देने के बाद रोगी के महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करना आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है What precautions should a nurse take when administering oral medications to a dysphagic patient? मतलब डिस्फैगिक रोगी को मौखिक दवाएं देते समय नर्स को कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? बताइए, डिस्फैगिक रोगी को मौखिक दवाएं देते समय नर्स को कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा क्रश ऑल मेडिकेशंस फॉर इजियर swallowing, मतलब सभी दवाओं को आसान निगलने के लिए कुचल दे। ऑप्शन बी कहता है हमारा वेरीफाइंग swallow एबिलिटी एंड यूज एप्रोप्रिएट फॉर्मुलेशंस, मतलब निगलने की क्षमता सत्यापित करें और उपयुक्त फार्मूलेशन का उपयोग करें। ऑप्शन सी है एडमिनिस्टर विदाउट वाटर, मतलब बिना पानी के प्रशासन करें। ऑप्शन नंबर डी है यूज इंट्रावेनस रूट इंस्टीड, मतलब इसके बजाय अंतःशिरा मार्गों का उपयोग करें। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेरीफाइंग swallow एबिलिटी एंड यूज एप्रोप्रिएट फॉर्मुलेशंस, मतलब निगलने की क्षमता सत्यापित करें और उपयुक्त फॉर्मुलेशन का उपयोग करें। क्या करना है? निगलने की क्षमता सत्यापित करना है और उपयुक्त फॉर्मुलेशन का उपयोग करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है हाउ डज द प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स इन्फ्लुएंस मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन टाइमिंग, मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स का सिद्धांत दवा प्रशासन के समय को कैसे प्रभावित करता है? तो बताइए कैसे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है इट इंश्योर्स रैपिड ड्रग एलिमिनेशन, मतलब यह तेजी से दवा उन्मूलन सुनिश्चित करता है। ऑप्शन बी है इट अलाउस डोजिंग विद ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म, मतलब यह खुराक को दवा अवशोषण और चयापचय के साथ संरेखित करता है। ऑप्शन सी है इट रिड्यूसेस द नीड फॉर पेशेंट मॉनिटरिंग, मतलब यह रोगी निगरानी की आवश्यकता को कम करता है। ऑप्शन डी है इट प्रिवेंट्स ड्रग इंटरेक्शंस, मतलब यह दवा के परस्पर प्रभाव को रोकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इट अलाउस डोजिंग विद ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म। इट अलाउस डोजिंग विद ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म, मतलब यह खुराक को दवा अवशोषण और चयापचय के साथ संरेखित करता है। क्या करता है? यह खुराक को दवा अवशोषण और चयापचय के साथ संरेखित करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है व्हाट इज द करेक्ट प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रिंग आई ड्रॉप्स टू अ पेशेंट, मतलब रोगी को आई ड्रॉप देने की सही प्रक्रिया क्या है? बताइए, रोगी की आई ड्रॉप देने की सही प्रक्रिया क्या है? बताइए, आई ड्रॉप रोगी को कैसे डालना चाहिए, उसकी सही प्रक्रिया क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा अप्लाई ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टू द कॉर्निया, मतलब ड्रॉप्स को सीधे कॉर्निया पर लगाएं। ऑप्शन बी है इंस्टिल ड्रॉप इनटू द कंजक्टिवल सैक एंड अवॉइड टचिंग द आई, मतलब ड्रॉप को कंजक्टिवल सैक में डालें और आंख को छूने से बचें। ऑप्शन सी है हमारा यूज अ कॉटन सोइप टू अप्लाई ड्रॉप्स, मतलब ड्रॉप्स लगाने के लिए रुई के फाहे का उपयोग करें। रुई के फाहे मतलब कॉटन बॉल्स, रुई के फाहे का मतलब हुआ कॉटन बॉल्स जो होते हैं। ऑप्शन डी है हमारा
एडमिनिस्टर ड्रॉप्स विद द पेशेंट लाइंग फ्लैट, मतलब रोगी के सपाट लेटने पर ड्रॉप प्रशासित करें। मतलब रोगी के सपाट लेटने पर ड्रॉप प्रशासित करें, मतलब रोगी एकदम सीधा लेटा है तब ड्रॉप डालें, ये बोल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। जिसको पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इंस्टिल ड्रॉप्स इनटू द कंजक्टिवल सेक एंड अवॉइड टचिंग द आई, मतलब ड्रॉप्स को कंजक्टिवल सेक में डालें और आंख को छूने से बचें। ठीक है, क्या करना है आपको? ड्रॉप्स को कंजक्टिवल सेक में डालना है और आंख को छूने से बचना है। ठीक है, आंख को नहीं छूना है ड्रॉप डालते टाइम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है व्हाट इज इट क्रिटिकल टू डबल चेक द डोजेस ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशन लाइक हेपेरिन, मतलब हेपेरिन जैसी उच्च जोखिम वाली दवाओं की खुराक को दोबारा जांच करना क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए, हेपेरिन जैसी उच्च जोखिम वाली दवाओं की खुराक को दोबारा जांच करना क्यों जरूरी है? बताइए क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है? हेपेरिन पता है हेपेरिन किसके लिए दिया जाता है? हेपेरिन किसके लिए दिया जाता है बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेपेरिन किसके लिए दिया जाता है, क्या होता है हेपेरिन देने से? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या हुआ। ठीक है, हेपेरिन किसके लिए दिया जाता है, क्या होता है हेपेरिन देने से? तो चलिए पहले हम इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा टू प्रिवेंट डोजिंग एरर्स एंड सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, मतलब खुराक त्रुटियों और गंभीर जटिलताओं को रोकने के लिए। ऑप्शन बी है टू सिंप्लीफाई फार्मेसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब फार्मेसी इन्वेंट्री प्रबंधन को सरल बनाने के लिए। ऑप्शन सी है टू रिड्यूस पेशेंट डिस्कम्फर्ट, मतलब रोगी की असुविधा को कम करने के लिए। ऑप्शन डी है टू इंश्योर एक्यूरेट बिलिंग, मतलब सटीक बिलिंग सुनिश्चित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? हेपेरिन जैसी उच्च जोखिम वाली दवाओं की खुराक का दोबारा जांच करना क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 का आंसर। टू प्रिवेंट डोजिंग एरर्स एंड सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, मतलब खुराक त्रुटियों और गंभीर जटिलताओं को रोकने के लिए। इसके लिए खुराक त्रुटियों और गंभीर जटिलताओं को रोकने के लिए, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए इसके लिए दोबारा जांच करना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है व्हाट शुड अ नर्स डू इफ अ पेशेंट वॉमिट्स इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग ओरल मेडिकेशन, मतलब यदि रोगी मौखिक दवा लेने के तुरंत बाद उल्टी करता है तो नर्स को क्या करना चाहिए? क्या पूछा है क्वेश्चन में? यदि रोगी मौखिक दवा लेने के तुरंत बाद, मौखिक दवा का मतलब हुआ ओरली, जो टैबलेट अगर उसने ली है, कोई पेशेंट ने टैबलेट ली है, कोई पेशेंट ने टैबलेट ली है और उसके बाद उसे तुरंत उल्टी आ जाती है तो नर्स को क्या करना चाहिए? बताइए नर्स को क्या करना चाहिए। चलिए ऑप्शन क्या कहते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए कहता है हमारा री एडमिनिस्टर द फुल डोज, मतलब पूरी खुराक को फिर से प्रशासित करें। क्या बोल रहा है? पूरी खुराक को फिर से दें, ये बोल रहा है। ऑप्शन बी कहता है नोटिफाई द फिजिशियन एंड डॉक्यूमेंट द इंसिडेंट, मतलब चिकित्सक को सूचित करें और घटना को दर्ज करें। ऑप्शन सी कहता है हमारा इग्नोर द इंसिडेंट एंड कंटिन्यू एज स्केड्यूल, मतलब घटना को नजरअंदाज करें और निर्धारित समय पर जारी रखें। ऑप्शन नंबर डी कहता है हमारा एडमिनिस्टर हाफ द डोज, मतलब आधी खुराक प्रशासित करें। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। जल्दी बताइए, ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। इसके आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्या थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है इन क्वेश्चन में, तो जल्दी लगाइए अपना दिमाग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जब आप कोई हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो बताइए कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो आपके साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज एस का जवाब जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं हुआ है तो नो भी लिख सकते हैं।
पर अगर हुआ है तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, जब कोई पेशेंट को आप ओरल मेडिसिन देते हैं और पेशेंट तुरंत उल्टी कर देता है तो उस टाइम आप क्या करते हैं वो बताइए, क्या करते हैं आप, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नोटिफाई द फिजिशियन एंड डॉक्यूमेंट द इंसिडेंट, मतलब चिकित्सक को सूचित करें और घटना को दर्ज करें। क्या करना है आपको? सबसे पहले चिकित्सक को सूचित करना है, डॉक्टर को बताना है, उसके बाद घटना को दर्ज करना है। आपकी जो भी फाइल है, आईपीडी फाइल है, उसमें आपको दर्ज करना है कि पेशेंट ने उल्टी की है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लिख लीजिए इसका। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है हाउ शुड अ नर्स प्रिपेयर अ पेशेंट फॉर अ बाउंड इरिगेशन ट्रीटमेंट, मतलब नर्स को घाव सिंचाई उपचार के लिए रोगी को कैसे तैयार करना चाहिए। बताइए, नर्स को घाव सिंचाई उपचार के लिए रोगी को कैसे तैयार करना चाहिए। मान लीजिए कोई रोगी, मान लीजिए किसी रोगी का एक्सीडेंट हुआ है, वो आपसे ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा है, वो आपसे अपने घाव की सफाई नहीं करवा रहा है, तो नर्स को क्या करना चाहिए जिससे वो तैयार हो जाए। बताइए क्या करना चाहिए नर्स को। किसी पेशेंट को घाव लगा हुआ है, किसी पेशेंट को घाव है और उसे साफ करना है, उस घाव को साफ करना है, तो वो पेशेंट नहीं करवा रहा है साफ, तो नर्स को क्या करना चाहिए ऐसा जिससे पेशेंट अपने घाव को साफ करवा ले। क्या करना चाहिए ऐसा नर्स को? तो चलिए ऑप्शन ई कहता है हमारा, ऑप्शन ई कहता है हमारा एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन एंड इंश्योर स्टेराइल इक्विपमेंट, मतलब दर्द की दवा दें और बांझ उपकरण सुनिश्चित करें। क्या करना है पेशेंट, क्या करना है नर्स को? दर्द की दवा दें और बांझ उपकरण को सुनिश्चित करें। बांझ उपकरण का मतलब हुआ स्टेराइल उपकरण। ठीक है, ऑप्शन बी कहता है हमारा, ऑप्शन बी कहता है हमारे यूज नॉन स्टेराइल सलाइन फॉर इरिगेशन, मतलब सिंचाई के लिए गैर बांझ सलाइन का उपयोग करें। ऑप्शन सी कहता है हमारा परफॉर्म द प्रोसीजर विदाउट ग्लव्स, मतलब सी कहता है हमारा बिना दस्ताने की प्रक्रिया करें। बताइए बिना दस्ताने की प्रक्रिया कौन करता है? बिना दस्ताने के घाव को कौन छूता है? बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर डी कहता है हमारा अवॉइड एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर टू द पेशेंट, मतलब रोगी को प्रक्रिया की व्याख्या करने से बचें। क्या करना है? रोगी को प्रक्रिया की व्याख्या करने से बचना है, ऐसा करना है क्या? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 12 का? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अवॉइड एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर टू द पेशेंट, मतलब रोगी की प्रक्रिया को व्याख्या करने से बचें। ये भी नहीं हो सकता बिना दस्ताने की प्रक्रिया करें, ये भी नहीं हो सकता कभी भी कोई पेशेंट को घाव लग जाता है तो बिना ग्लव्स के आपको कभी भी नहीं छूना है उस घाव को। ठीक है, और सिंचाई के लिए गैर बांझ सलाइन का उपयोग करें, ये भी नहीं हो सकता। कोई भी चीज स्टेराइल ही होनी चाहिए। ठीक है, जब भी किसी पेशेंट का घाव क्लीन करते हैं तो स्टेराइल चीजों से ही क्लीन करना है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन एंड इंश्योर स्टेराइल इक्विपमेंट, मतलब दर्द की दवा दें और बांझ उपकरण का, मतलब दर्द की दवा दें और बांझ उपकरण सुनिश्चित करें। क्या करना है आपको? सबसे पहले पेशेंट को दर्द की दवा देना है, उसके बाद जो स्टेराइल इक्विपमेंट होते हैं उनका उपयोग करना है। ठीक है, क्या करना है? जो स्टेराइल उपकरण होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो यूज करना है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है व्हाट इज द साइंटिफिक रोटेशनल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एट अ 90 डिग्री एंगल, मतलब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शनों को 90 डिग्री के कोण पर देने का वैज्ञानिक तर्क क्या है। बताइए वैज्ञानिक तर्क क्या है? जब भी आप IM इंजेक्शन किसी पेशेंट को देते हैं तो उस कोण को देने का वैज्ञानिक तर्क क्या है। बताइए उस कोण पे आप इंजेक्शन देते हैं तो उसका वैज्ञानिक तर्क क्या है, ये पूछा है क्वेश्चन में।
तो ऑप्शन ए कहता है हमारा इट रिड्यूसेस पेन एट द इंजेक्शन साइट, मतलब यह इंजेक्शन स्थल पर दर्द कम करता है। ऑप्शन बी कहता है इट इंश्योर्स द ड्रग रीचेस द मसल लायर, मतलब यह सुनिश्चित करता है कि दवा मांसपेशी परत तक पहुंचे। ऑप्शन सी कहता है इट प्रिवेंट्स ड्रग लीकेज, मतलब यह दवा रिसाव को रोकता है। ऑप्शन डी कहता है इट एनहांसेस ड्रग मेटाबॉलिज्म, मतलब यह दवा चयापचय को बढ़ाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। जिन जिनको इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बता दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इट इंश्योर्स द ड्रग रीचेस द मसल लायर, मतलब यह सुनिश्चित करता है कि दवा मांसपेशी परत तक पहुंचे। क्या करता है? वैज्ञानिक तर्क क्या कहता है इसका? यह सुनिश्चित करता है कि दवा मांसपेशी परत तक पहुंचे, मतलब यह दवा मांसपेशी तक पहुंची है या नहीं पहुंची ये सुनिश्चित होता है 90 डिग्री कोण पर। अगर आप 90 डिग्री कोण पर लगा रहे हैं तो वो सही जगह पर लगा रहे हैं, मतलब सही जगह पर इंजेक्शन जा रहा है और मांसपेशियों में पहुंच रहा है। ठीक है, मांसपेशी तक पहुंच रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू एस्पिरेट बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, मतलब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने से पहले एस्पिरेट करना क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए। जब भी आप किसी पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं तो उसे एस्पिरेट करना क्यों जरूरी है? एस्पिरेट का मतलब हुआ जहां आप इंजेक्शन दे रहे हैं उस जगह को स्वेप करना, जहां आप इंजेक्शन दे रहे हैं उस जगह को क्लीन करना। ठीक है, क्लीन करना मतलब कॉटन स्वेब लेते हैं। जब भी आप इंजेक्शन लगाते हैं तो एक कॉटन बॉल्स लेते हैं ना, तभी इंजेक्शन लगाते हैं। क्योंकि कॉटन बॉल्स क्यों लेते हैं? क्योंकि उस जगह को एस्पिरेट कर सके, उस जगह को क्लीन कर सके। तो चलिए पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या कहते हैं हमारे? ऑप्शन ए है हमारा टू कन्फर्म द नीडल इज नॉट अ ब्लड वेसल्स, मतलब यह पुष्टि करने के लिए कि सुई रक्त वाहिका में नहीं है। ऑप्शन बी कहता है टू रिड्यूस इंजेक्शन पेन, मतलब इंजेक्शन दर्द को कम करने के लिए। ऑप्शन सी कहता है टू इंश्योर रैपिड ड्रग एब्जॉर्प्शन, मतलब तेजी से दवा शोषण सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन डी कहता है टू मिनिमाइज ड्रग वॉल्यूम, मतलब दवा की मात्रा को कम करने के लिए। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। सबको पता होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टू कंफर्म द नीडल इज नॉट अ ब्लड वेसल, मतलब यह पुष्टि करने के लिए कि कहीं सुई रक्त वाहिका में तो नहीं है। क्या किसके लिए? यह पुष्टि करने के लिए कि सुई रक्त वाहिका में नहीं है, मतलब रक्त वाहिका का मतलब हुआ जो हमारी बैन होती है उसमें तो नहीं चली गई है। अगर उस आईएम इंजेक्शन लगा रहे हैं तो हम रक्त वाहिका में क्यों लगाएंगे, बैन में क्यों लगाएंगे इंजेक्शन? तो ये पता करने के लिए हम वहाँ स्वेप करते हैं, एस्पिरेट करते हैं। ठीक है, पेशेंट को जहाँ इंजेक्शन आईएम इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ एस्पिरेट करते हैं ताकि रक्त वाहिका में सुई तो नहीं है ये देखना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है What precautions should a nurse take when administering a medication via a nasogastric tube, मतलब nasogastric tube के माध्यम से दवा देते समय नर्स को कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? नासो या नासोगैस्ट्रिक ट्यूब के माध्यम से दवा देते समय नर्स को कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? बताइए। नाक के माध्यम से, नाक से अगर कोई ट्यूब से आप दवाई दे रहे हैं तो उस समय दवा देते समय नर्स को कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है क्रश ऑल मेडिकेशंस टू अ फाइन पाउडर, मतलब सभी दवाओं को बारीक पाउडर में कुचल दें। ऑप्शन नंबर बी है वेरीफाई ट्यूब प्लेसमेंट एंड फ्लश द ट्यूब बिफोर एंड आफ्टर, मतलब ट्यूब प्लेसमेंट सत्यापित करें और पहले और बाद में ट्यूब को फ्लश करें। ऑप्शन सी है एडमिनिस्टर विदाउट फ्लशिंग द ट्यूब, मतलब बिना फ्लश किए प्रशासित करें, मतलब बिना ट्यूब फ्लश किए प्रशासित करें। ऑप्शन डी है यूज अ हाई वॉल्यूम
सिरिंज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासन के लिए उच्च मात्रा सिरिंज का उपयोग करें। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरीफाई ट्यूब प्लेसमेंट एंड फ्लश द ट्यूब बिफोर एंड आफ्टर, मतलब ट्यूब प्लेसमेंट सत्यापित करें और पहले और बाद में ट्यूब को फ्लश करें। क्या करना है? अगर आप किसी ट्यूब से देते हैं, नासोगैस्ट्रिक ट्यूब का मतलब हुआ जो आप राइस ट्यूब डालते हैं, राइस ट्यूब नाक में डलती है, राइस ट्यूब बोलते हैं उसको। राइस ट्यूब से अगर आप पेशेंट को कोई मेडिसिन देते हैं तो सबसे पहले उस ट्यूब को क्लीन करना है, फ्लश करना है। उस ट्यूब को क्या करना है? आपको फ्लश करना है, थोड़ा सा पानी लेना है और उसको फ्लश कर देना है ताकि आप जो भी मेडिसिन दे रहे हैं वो आसानी से अंदर तक चली जाए, ट्यूब में फंसे ना। इसलिए फ्लश करना जरूरी है और बाद में भी उसे फ्लश करना जरूरी है। जब आप मेडिसिन दे देते हैं तो कुछ थोड़े थोड़े उसके मेडिसिन के अगर थोड़े बहुत टुकड़े बचे हों या थोड़ा बहुत कुछ उसका द्रव बचा हो तो वो अंदर चला जाए, इसलिए उसको दोबारा पुश भी करना है, दोबारा फ्लश भी करना है। दोबारा फ्लश से ट्यूब साफ हो जाएगी और जो भी मेडिसिन होगी वो अंदर चली जाएगी नाक के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, हाउ शुड अ नर्स एडमिनिस्टर अ ट्रांसडर्मल पैच टू इंश्योर इफेक्टिवनेस, मतलब प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए नर्स को ट्रांसडर्मल पैच कैसे प्रशासित करना चाहिए। बताइए कैसे प्रशासित करना चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा, अप्लाई टू अ हेयरी और ऑयली स्किन एरिया, मतलब बालों वाली या तेली त्वचा क्षेत्र पर लगाएं। ऑप्शन नंबर बी है, रोटेट साइड एंड अप्लाई टू क्लीन ड्राई स्किन, मतलब स्थलों को घुमाएं और साफ सूखी त्वचा पर लगाएं। ऑप्शन सी है, रीयूज द सेम साइट फॉर ईच एप्लीकेशन, मतलब प्रत्येक आवेदन के लिए उसी स्थान को पुनः उपयोग करें। ऑप्शन डी है, अप्लाई ओवर अ बाउंड और इरिटेटेड स्किन, मतलब घाव या जलन वाली त्वचा पर लगाएं। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रोटेट साइड एंड अप्लाई टू क्लीन ड्राई स्किन, मतलब स्थलों को घुमाएं और साफ सूखी त्वचा पर लगाएं। क्या करना है? स्थलों को घुमाना है और साफ सूखी त्वचा पर लगाना है। क्या करना है? स्थलों को घुमाना है और साफ सूखी त्वचा पर लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग अ फिल्टर नीडल व्हेन प्रिपेयरिंग सर्टेन इंजेक्टेबल मेडिकेशंस, मतलब कुछ इंजेक्टेबल दवाओं को तैयार करते समय फिल्टर सुई का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। बताइए, कुछ इंजेक्टेबल दवाओं को तैयार करते समय फिल्टर सुई का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। बताइए, समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्या है इसका मतलब? अगर आप कोई इंजेक्शन देते हैं किसी पेशेंट, कुछ इंजेक्टेबल जो दवाइयाँ होती हैं, जो इंजेक्शन होते हैं, तो उनको फिल्टर सुई का उपयोग करना क्यों जरूरी है। चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा, टू रिड्यूस इंजेक्शन पेन, मतलब इंजेक्शन दर्द को कम करने के लिए। ऑप्शन बी है, टू प्रिवेंट पर्टिकुलर मैटर फ्रॉम एंटरिंग द सिरिंज, मतलब कणों को सिरिंज में प्रवेश करने से रोकने के लिए। ऑप्शन सी है, टू इनहेंस ड्रग पोटेंसी, मतलब दवा की शक्ति को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी है, टू सिंप्लीफाई प्रिपरेशन टाइम, टू सिंप्लीफाई प्रिपरेशन टाइम, मतलब तैयारी समय को सरल बनाने के लिए, मतलब तैयारी समय को सरल बनाने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू प्रिवेंट पर्टिकुलर मैटर फ्रॉम एंटरिंग द सिरिंज, मतलब कणों को सिरिंज में प्रवेश करने से रोकने के लिए। इसके लिए कणों को सिरिंज में प्रवेश करने से रोकने के लिए। कुछ इंजेक्टेबल दवाओं को तैयार करते समय फिल्टर सुई का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, तो वो है कणों को सिरिंज में प्रवेश करने से रोकने के लिए। इसके लिए कणों को सिरिंज में प्रवेश करने से रोकने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, व्हाई इज इट क्रिटिकल टू डॉक्यूमेंट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ PRN मेडिकेशन, मतलब PRN मेडिसिन,
मतलब PRN दवा के प्रशासन को दर्ज करना क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए PRN दवा के प्रशासन को दर्ज करना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है टू मॉनिटर इफेक्टिवनेस एंड प्रिवेंट ओवर यूज, मतलब प्रभावशीलता की निगरानी और अति प्रयोग को रोकने के लिए। ऑप्शन बी है टू इंश्योर एक्यूरेट बिलिंग, मतलब सटीक बिलिंग सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन सी है टू रिड्यूस डॉक्यूमेंटेशन टाइम, मतलब दस्तावेजीकरण समय को कम करने के लिए। ऑप्शन डी है टू कंप्ली विथ हॉस्पिटल विजिटर पॉलिसीज, मतलब अस्पताल आगंतुक नीतियों का पालन करने के लिए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। टू मॉनिटर इफेक्टिवनेस एंड प्रिवेंट ओवर यूज, मतलब प्रभावशीलता की निगरानी और अति प्रयोग को रोकने के लिए। इसके लिए प्रभावशीलता की निगरानी और अति प्रयोग को रोकने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है व्हाट शुड अ नर्स डू व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग अ मेडिकेशन विद अ नॉन रिस्क ऑफ एनाफ्लिक्सिस, मतलब एनाफ्लिक्सिस के ज्ञात जोखिम वाली दवा देते समय नर्स को क्या करना चाहिए? क्या पूछा है क्वेश्चन में? एनाफ्लिक्सिस के ज्ञात जोखिम वाली दवा देते समय नर्स को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है हमारा एडमिनिस्टर क्विकली टू मिनिमाइज डिस्कम्फर्ट, मतलब असुविधा को कम करने के लिए जल्दी प्रशासित करें। ऑप्शन बी है मॉनिटर क्लोजली एंड हैव इमरजेंसी इक्विपमेंट रेडी, मतलब बारीकी से निगरानी करें और आपातकालीन उपकरण तैयार रखें। ऑप्शन सी है अवॉइड पेशेंट एजुकेशन, मतलब रोगी शिक्षा से बचें। ऑप्शन डी है यूज अ हायर डोज टू इंश्योर इफेक्टिवनेस, मतलब प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उच्च खुराक का उपयोग करें। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मॉनिटर क्लोजली एंड हैव इमरजेंसी इक्विपमेंट रेडी, मतलब बारीकी से निगरानी करें और आपातकालीन उपकरण तैयार रखें। क्या करना है? बारीकी से निगरानी करना है और आपातकालीन मतलब इमरजेंसी उपकरण तैयार रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है हाउ शुड अ नर्स कैरी आउट अ नेबुलाइजर ट्रीटमेंट फॉर अ पेशेंट विद अस्थमा, मतलब अस्थमा वाले रोगी के लिए नर्स को नेबुलाइजर उपचार कैसे करना चाहिए? बताइए नेबुलाइजर उपचार कैसे करना चाहिए नर्स को? किस किसने नेबुलाइज करवाया है पेशेंट को, वो मुझे एस लिख के जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आप मुझे कमेंट करते हैं, मुझे आपके कमेंट देख के बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा जिसने भी नेबुलाइजर करवाया है। किसी पेशेंट को जिसने भी नेबुलाइज करवाया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मुझे कमेंट से कोई पैसे नहीं मिलते, मुझे सिर्फ कमेंट से आपका प्यार मिलता है, आपका लगाव मिलता है मुझे उससे। तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा एडमिनिस्टर विदाउट चेकिंग द मेडिकेशन, मतलब दवा की जांच किए बिना प्रशासित करें। ऑप्शन बी है इंश्योर प्रॉपर मास्क फिट एंड मॉनिटर रेस्पिरेटरी रिस्पांस, मतलब उचित मास्क फिट सुनिश्चित करें और श्वसन प्रक्रिया की निगरानी करें। ऑप्शन सी है यूज अ हाई फ्लो रेट फॉर फास्टर डिलीवरी, मतलब तेजी से वितरण के लिए उच्च प्रवाह दर का उपयोग करें। ऑप्शन डी है परफॉर्म विदाउट पेशेंट एजुकेशन, मतलब रोगी शिक्षा के बिना करें, मतलब रोगी शिक्षा के बिना करें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंश्योर प्रॉपर मास्क फिट एंड मॉनिटर रेस्पिरेटरी रिस्पांस, मतलब उचित मास्क फिट सुनिश्चित करें और श्वसन प्रक्रिया की निगरानी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है व्हाट इज द साइंटिफिक रोटेशनल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग ओरल मेडिकेशंस विद फूड फॉर सम ड्रग्स, मतलब कुछ दवाओं के लिए मौखिक दवाएं भोजन के साथ देने का वैज्ञानिक तर्क क्या है? बताइए कुछ दवाएं भोजन के साथ क्यों देते हैं, उसका वैज्ञानिक तर्क क्या है बताइए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टू एनहेंस ड्रग एब्जॉर्प्शन और रिड्यूस गैस्ट्रिक इरिटेशन,
मतलब दवा अवशोषण को बढ़ाने या गैस्ट्रिक जलन को कम करने के लिए। ऑप्शन बी है टू सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेशन टाइमिंग, मतलब प्रशासन को सरल बनाने के लिए। ऑप्शन सी है टू रिड्यूस ड्रग पोटेंसी, मतलब दवा की शक्ति को कम करने के लिए। ऑप्शन डी है टू प्रिवेंट ड्रग मेटाबॉलिज्म, मतलब दवा चयापचय को रोकने के लिए। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, टू इनहेंस ड्रग एब्जॉर्प्शन और रिड्यूस गैस्ट्रिक इरिटेशन, मतलब दवा अवशोषण को बढ़ाने या गैस्ट्रिक जलन को कम करने के लिए। किस लिए? दवा अवशोषण को बढ़ाने या गैस्ट्रिक जलन को कम करने के लिए। जब गैस बनती है किसी पेशेंट को तो जलन होती है, चेस्ट साइड जो होती है वो जलन होने लगती है कई बार, तो उस जलन को कम करने के लिए। ठीक है, गैस में जलन भी होती है, पता है ना आपको। जब भी कभी किसी को गैस बनती है तो जलन भी होती है, दर्द भी होता है। ठीक है, हर वक्त हार्ट का दर्द नहीं होता है, कई बार गैस्ट्रिक का दर्द भी होता है, गैस्ट्रिक में जलन होती है और दर्द होता है। कई बार लोग वो सोचने लगते हैं कि मेरे हार्ट में दर्द हो रहा है, शायद मुझे हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा नहीं है, कई बार गैस का दर्द भी होता है। गैस का दर्द भी बहुत खराब होता है, बहुत बेकार होता है गैस का दर्द। गैस का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे गैस बने। आजकल हर इंसान को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही, तो प्लीज़ आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे आप लोगों को गैस बने, दर्द हो, जलन हो। तो आप लोग भी इस चीज़ को अवॉइड करें जिससे गैस बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है Why is it important to check a patient allergies before administering antibiotics, मतलब एंटीबायोटिक्स देने से पहले रोगी की एलर्जी की जांच करना क्यों महत्वपूर्ण है। बताइए क्यों महत्वपूर्ण है। जब भी आप किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक इंजेक्शन देते हैं तो उसकी जांच करना क्यों महत्वपूर्ण है, एलर्जी की जांच करना क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए। बहुत से पेशेंट को एंटीबायोटिक से प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, जब भी आप किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक इंजेक्शन देते हैं तो कम से कम आप उसे 1 ml या आधा ml इंजेक्शन दें, उसके बाद थोड़ी देर वेट करें, कम से कम 10 से 15 मिनट, उसके बाद ही दोबारा इंजेक्शन पुश करें, वही इंजेक्शन दोबारा पुश करें। तो आपको कम से कम 10 से 15 मिनट देखना है, वेट करना है कि पेशेंट को कहीं एलर्जी तो नहीं हो रही है, कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, तो वो सब देखना जरूरी है। तो जब भी आप किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं तो पहले उसकी जांच जरूर करें। एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं पेशेंट के लिए, कई पेशेंट के लिए हार्मफुल हो जाते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ की जांच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं तो आप चेक ज़रूर करें, फिर उसके बाद ही आप उस इंजेक्शन को दोबारा लगाएं। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा टू रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेशन टाइम, मतलब प्रशासन समय को कम करने के लिए। ऑप्शन बी है टू प्रिवेंट एलर्जिक रिएक्शन और एनाफ्लेक्सिस, मतलब एलर्जी प्रतिक्रियाओं या एनाफ्लेक्सिस को रोकने के लिए। ऑप्शन सी है टू इंश्योर एक्यूरेट बिलिंग, मतलब सटीक बिलिंग सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन डी है टू सिंप्लीफाई डॉक्यूमेंटेशन, मतलब दस्तावेजीकरण को सरल बनाने के लिए। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जांच करना, एलर्जी की जांच करना क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए रोगी की एलर्जी की जांच करना क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी लिख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। टू प्रिवेंट एलर्जिक रिएक्शन और एनाफ्लेक्सिस, मतलब एलर्जी प्रतिक्रियाओं या एनाफ्लेक्सिस को रोकने के लिए। इसके लिए एलर्जी प्रतिक्रियाओं या एनाफ्लेक्सिस को रोकने के लिए, कहीं पेशेंट को एलर्जी तो नहीं हो गई है, उस चीज को हम रोक सकते हैं। ठीक है, इसलिए उसकी जांच करना जरूरी है। अगर हमें पता नहीं होगा और वो इंजेक्शन डायरेक्ट पूरा दे देंगे तो पेशेंट को दिक्कत हो जाएगी, पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान जरूर रखें, जब भी एंटीबायोटिक लगाएं तो प्लीज उस चीज की जांच करना जरूरी है, उस चीज की जांच जरूर करें आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है व्हाट प्रिकॉशन शुड अ नर्स टेक व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग अ कीमोथेरेपी ड्रग, मतलब कीमोथेरेपी दवा देते समय नर्स को कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। कीमोथेरेपी बताइए किसके लिए की जाती है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कीमोथेरेपी कौन से पेशेंट या कौन से रोगी की जाती है। बताइए कौन से रोग में कीमोथेरेपी होती है,
कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको सही आंसर बताऊंगी, इसका सही जवाब जरूर बताऊंगी। तो आपको जो भी पता है वो मुझे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कीमोथेरेपी किसके लिए की जाती है, कौन से रोग में कीमोथेरेपी होती है, ये जरूर बताइएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम। ऑप्शन ए है हमारा यूज स्टैंडर्ड ग्लव्स एंड एडमिनिस्टर क्विकली, मतलब मास्क, मतलब मानक दस्ताने का उपयोग करें और जल्दी प्रशासित करें। ऑप्शन बी है वेयर प्रोटेक्टिव गियर एंड फॉलो हैजार्डस ड्रग प्रोटोकॉल्स। वेयर प्रोटेक्टिव गियर एंड फॉलो हैजार्डस ड्रग प्रोटोकॉल्स, मतलब सुरक्षा गियर पहने और खतरनाक दवा प्रोटोकॉल का पालन करें। ऑप्शन नंबर सी कहता है हमारा अवॉइड पेशेंट मॉनिटरिंग, मतलब रोगी निगरानी से बचें। ऑप्शन डी कहता है हमारा एडमिनिस्टर विदाउट चेकिंग द डोज, मतलब खुराक की जांच किए बिना प्रशासित करें, मतलब खुराक की जांच किए बिना रोगी को दवाई दे दें, ऐसा बोल रहा है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी, वियर प्रोटेक्टिव गियर एंड फॉलो हैजार्डस ड्रग प्रोटोकॉल्स, मतलब सुरक्षात्मक गियर पहने और खतरनाक दवा प्रोटोकॉल का पालन करें। क्या करना है, सुरक्षात्मक गियर पहनना है, आपको क्या करना है, सुरक्षात्मक गियर पहनना है और खतरनाक दवा का प्रोटोकॉल का पालन करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है हाउ शुड अ नर्स एडमिनिस्टर अ सपोजिटरी फॉर ऑप्टिमल इफेक्टिवनेस, मतलब इष्टतम प्रभावशीलता के लिए नर्स को सपोजिटरी कैसे प्रशासित करनी चाहिए। बताइए सपोजिटरी नर्स को कैसे प्रशासित करनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है हमारा इंसर्ट विद द पेशेंट स्टैंडिंग, मतलब रोगी के खड़े होने पर डालें। ऑप्शन बी है इंसर्ट जेंटली एंड इंश्योर द पेशेंट रिमेन्स लाइंग डाउन, मतलब धीरे से डालें और सुनिश्चित करें कि रोगी लेटा रहे। ऑप्शन सी है यूज अ वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट, मतलब पानी आधारित स्नेहक का उपयोग करें। ऑप्शन डी है एडमिनिस्टर विदाउट ग्लव्स, मतलब बिना दस्ताने के प्रशासित करें। बताइए कैसे करना है, सपोजिटरी कैसे लगाते हैं, पता है ना आपको सपोजिटरी क्यों लगाते हैं, सपोजिटरी क्यों लगाते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा सपोजिटरी क्यों लगाते हैं पेशेंट को, कमेंट में जरूर बताइएगा सपोजिटरी क्यों लगाते हैं पेशेंट को। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इंजर्ड जेंटली एंड इंश्योर द पेशेंट रिमेन्स लाइंग डाउन, मतलब धीरे से डालें और सुनिश्चित करें कि रोगी लेटा रहे। कैसे, धीरे से डालना है, एकदम से नहीं डालना है और सुनिश्चित करना है, आपको देखना है कि रोगी लेटा रहे, आपको ये देखना है कि रोगी लेटा रहे, रोगी उठे ना। ठीक है, तभी आप सपोजिटरी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग अ G-Track टेक्निक फॉर सर्टेन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, मतलब कुछ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शनों के लिए G-Track तकनीक का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। बताइए G-Track तकनीक का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा टू रिड्यूस इंजेक्शन पेन, मतलब इंजेक्शन दर्द को कम करने के लिए। ऑप्शन बी है टू प्रिवेंट ड्रग लीकेज इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू, मतलब सबक्यूटेनियस ऊतक में दवा रिसाव को रोकने के लिए। ऑप्शन सी है टू इनहेंस ड्रग पोटेंसी, मतलब दवा की शक्ति को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी है टू सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासन को सरल बनाने के लिए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये ट्रैक तकनीक क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, बताइए। राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। टू प्रिवेंट ड्रग लीकेज इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू, मतलब सबक्यूटेनियस ऊतक में दवा रिसाव को रोकने के लिए। ठीक है, किसके लिए, सबक्यूटेनियस ऊतक में दवा रिसाव को रोकने के लिए ये ट्रैक तकनीक का उपयोग करते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, Why is it critical to monitor a patient's electrolyte levels during diuretic therapy? मतलब डाययूरेटिक थेरेपी के दौरान रोगी के इलेक्ट्रोलाइट स्तरों की निगरानी करना क्यों आवश्यक है? डाययूरेटिक थेरेपी के दौरान रोगी के इलेक्ट्रोलाइट स्तरों की निगरानी करना क्यों महत्वपूर्ण है? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट एक टेस्ट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट भी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं पहले हम। ऑप्शन ए है हमारा, टू प्रिवेंट इम्बैलेंसेस दैट कैन कॉज कॉम्प्लिकेशंस, मतलब असंतुलन को रोकने के लिए जो जटिलताएं पैदा कर सकते हैं। बी है टू रिड्यूस डॉक्यूमेंटेशन टाइम, मतलब दस्तावेजीकरण समय को कम करने के लिए। ऑप्शन सी है टू इंश्योर एक्यूरेट बिलिंग, मतलब सटीक बिलिंग सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन डी है टू सिंप्लीफाई फार्मेसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब फार्मेसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट या प्रबंधन को सरल बनाने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइए, इलेक्ट्रोलाइट स्तरों की निगरानी करना क्यों महत्वपूर्ण है? जब आप डाययूरेटिक थेरेपी करते हैं उस दौरान रोगी के इलेक्ट्रोलाइट स्तरों की निगरानी करना क्यों महत्वपूर्ण है? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर लिख लीजिए इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू प्रिवेंट इम्बैलेंसेस दैट कैन यूज कॉम्प्लिकेशंस, मतलब असंतुलन को रोकने के लिए जो जटिलताएं पैदा कर सकते हैं। किसके लिए? असंतुलन को रोकने के लिए जो जटिलताएं पैदा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है, व्हाट शुड अ नर्स डू इफ अ मेडिकेशन ऑर्डर इज अनक्लियर और इनकम्प्लीट, मतलब यदि दवा का आदेश अस्पष्ट या अधूरा है तो नर्स को क्या करना चाहिए? बताइए, अगर दवा का आदेश अस्पष्ट या अधूरा है, यदि आपको किसी नर्स को जो दवा दी है, जो डॉक्टर ने दवा लिखी है वो समझ नहीं आ रही है, या फिर उसका जो लिखा है वो पूरा नहीं लिखा, मतलब इनकम्प्लीट है, वो सही से लिखी नहीं है, वो दवा जो है उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है, पूरा नहीं लिखा है और आपको समझ भी नहीं आ रही है, तो नर्स को क्या करनी चाहिए? बताइए। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा, एडमिनिस्टर द मेडिकेशन एज इंटरप्टेड, मतलब दवा को व्याख्या के अनुसार प्रशासित करें। ऑप्शन बी है, क्लेरिफाई ऑर्डर विद द प्रिस्क्राइबिंग फिजिशियन, मतलब निर्धारित चिकित्सक के साथ आदेश को स्पष्ट करें। ऑप्शन सी है, ओमिट द मेडिकेशन इंटायरली, मतलब दवा को पूरी तरह छोड़ दें। ऑप्शन डी है, यूज स्टैंडर्ड डोज, मतलब मानक खुराक का उपयोग करें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लेरिफाई द ऑर्डर विद द प्रिस्क्राइबिंग फिजिशियन, मतलब निर्धारित चिकित्सक के साथ आदेश को स्पष्ट करें। क्या करना है नर्स को? नर्स को क्या करना है? जिस डॉक्टर ने वो मेडिसिन लिखी है उस डॉक्टर के पास जाकर उस आदेश को स्पष्ट करें, मतलब उसकी जांच करें और उनसे पूछें कि ये दवाई लिखी क्या है, हमें समझ नहीं आ रही है, या फिर हम समझ नहीं पाए हैं इस दवाई के बारे में, प्लीज इसको फिर से रिवाइज कर दीजिए, या फिर क्या बोलना है, या फिर आपको बोलना प्लीज इसको फिर से रिवाइज कर दीजिए, या फिर बता दीजिए ये मेडिसिन हमें कैसे देना है पेशेंट को, तो वो बता देंगे। ठीक है, और प्लीज आपको ऑप्शन के हिसाब से ही आंसर लगाना है। क्या करना है? ऑप्शन के हिसाब से ही सही आंसर लगाना है। कई बार ऑप्शन चेंज हो जाते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से ही आप सही आंसर लगाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, हाउ शुड अ नर्स कैरी आउट अ वेट टू ड्राई ड्रेसिंग चेंज फॉर अ बाउंड, मतलब घाव के लिए गीले से सूखे ड्रेसिंग परिवर्तन को नर्स को कैसे करना चाहिए? बताइए, घाव के लिए गीले से सूखे ड्रेसिंग परिवर्तन को नर्स को कैसे करना चाहिए? ऑप्शन ए है, रिमूव द ड्रेसिंग ड्राई टू डिप ड्राई द बाउंड, मतलब घाव को डिप ड्राइड करने के लिए ड्रेसिंग को सूखा हटाएं। ऑप्शन नंबर बी है, सोक द ड्रेसिंग बिफोर रिमूवल टू मिनिमाइज पेन, मतलब दर्द को कम करने के लिए हटाने से पहले ड्रेसिंग को भिगोएं। ऑप्शन सी है, यूज नॉन स्टेराइल गॉज, मतलब गैर बांझ गॉज का उपयोग करें। ऑप्शन डी है, अवॉइड डॉक्यूमेंटिंग द प्रोसीजर, मतलब प्रक्रिया को दर्ज करने से बचें। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रिमूव द ड्रेसिंग ड्राई टू डिब्राइड द बाउंड, मतलब घाव को डिब्राइड करने के लिए ड्रेसिंग को सूखा हटाना है। क्या करना है? घाव को डिब्राइड करने के लिए ड्रेसिंग को सूखा हटाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है व्हाट इज द साइंटिफिक रोटेशनल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग बीटा ब्लॉकर्स इन द मॉर्निंग फॉर सम पेशेंट्स। बताइए अब कुछ रोगियों के लिए सुबह बीटा ब्लॉकर्स देने का वैज्ञानिक तर्क क्या है? बताइए बीटा ब्लॉकर्स जो दवाइयाँ होती हैं वो किसके लिए होती हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बीटा ब्लॉकर्स जो दवाई होती हैं वो किसके लिए होती हैं, किसके यूज के लिए होती है? बीटा ब्लॉकर्स जो दवाइयाँ होती हैं वो किस यूज के लिए होती हैं, उसका यूज क्या होता है बीटा ब्लॉकर्स का? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहले हम ऑप्शन ए है हमारा टू एलिग्न विथ सर्केडियन ब्लड प्रेशर पैटर्न्स, मतलब सर्केडियन रक्तचाप पैटर्न के साथ संरेखित करने के लिए। ऑप्शन बी है टू रिड्यूस ड्रग पोटेंसी, मतलब दवा की शक्ति को कम करने के लिए। ऑप्शन सी है टू सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेशन टाइमिंग, मतलब दवा प्रशासन समय को सरल बनाने के लिए। ऑप्शन डी है टू प्रिवेंट ड्रग मेटाबॉलिज्म, मतलब दवा चयापचय को रोकने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टू एलिग्न विथ सर्केडियन ब्लड प्रेशर पैटर्न, मतलब सर्केडियन रक्तचाप पैटर्न के साथ संरेखित करने के लिए। किसके लिए? सर्केडियन रक्तचाप पैटर्न के साथ संरेखित करने के लिए। ठीक है, जो बीटा ब्लॉकर जो मेडिसिन होती है वो क्या करती है? वो बीपी को कम भी करती है और जो हमारी हार्ट रेट है उसको भी कम करती है। किसके लिए? हार्ट रेट भी कम करती है। हार्ट रेट कम करने के लिए भी बीटा ब्लॉकर देते हैं और बीपी कम करने के लिए भी बीटा ब्लॉकर देते हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर से बीपी कम भी होता है और हार्ट रेट भी कम होती है। हार्ट पेशेंट को दी जाती है बीटा ब्लॉकर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू एजुकेट अ पेशेंट अबाउट देयर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, मतलब रोगी को उनकी निर्धारित दवा के बारे में शिक्षित करना क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए, रोगी को उनकी निर्धारित दवा के बारे में शिक्षित करना क्यों महत्वपूर्ण है? जब भी आप किसी रोगी को दवा देते हैं तो रोगी को उस दवा के बारे में बताना क्यों जरूरी है? बताइए। तो ऑप्शन ए है हमारा टू इंश्योर एक्यूरेट बिलिंग, मतलब सटीक बिलिंग सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन बी कहता है हमारा टू प्रमोट एडहेरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइड इफेक्ट्स, मतलब अनुपालन को बढ़ावा देने और दुष्प्रभावों की समझ के लिए। ऑप्शन सी कहता है हमारा टू रिड्यूस डॉक्यूमेंटेशन टाइम, मतलब दस्तावेजीकरण समय को कम करने के लिए। ऑप्शन डी कहता है टू कंप्ली विथ हॉस्पिटल डेकोरेशन स्टैंडर्ड्स, मतलब अस्पताल सजावट मानकों का पालन करने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो चलिए राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टू प्रमोट अधेरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइड इफेक्ट्स, मतलब अनुपालन को बढ़ावा देने और दुष्प्रभावों की समझ के लिए। किसके लिए? अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए और दुष्प्रभावों की समझ के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।